जनता के मन की बात वीर सिंह के साथ। कार्यक्रम में दिखाई गई राय का एंकर वीर सिंह या चैनल किसी प्रकार से समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। कार्यक्रम में दिखाई गई राय जनता की व्यक्तिगत राय है। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जनता के मन की बात वीर सिंह के साथ इस खास कार्यक्रम को लेकर के आज हम आए हैं अनजान से। यहाँ के लोगों से आज हम मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे देश के उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जो आज चुनावी मुद्दे हैं। विकास के कितने मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। और एक अहम मुद्दा रखा जाएगा कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कितनी रही है और इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। आइए एक बार देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और आम जनता की देखते हैं राय क्या बनती है। सर क्या नाम है आपका? लुकमान अहमद। क्या करते हैं आप? यहीं पढ़ाते हैं स्कूल में अनजान से। सर इस बार दिनेश लाल यादव निरहू जो भोजपुरी कलाकार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो अब आए मैदान में लड़ें, उसकी बात नहीं है। क्या स्थिति रहेगी सर इस बार जो रहेगा जी? तो उनको पता चलेगा क्या है माहौल। पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें बार बार बाबा रामदेव जी कहते थे कितने रुपया पेट्रोल चाहिए, 35 रुपया कहते थे ना। वो 35 रुपया अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब 70, 72, 75, 80 तक हो गया तब एको बार नाम नहीं ले रहे हैं। और काला धन बाबा रामदेव कहीं छोड़े नहीं थे पूरे हिंदुस्तान में। चिल्ला चिल्ला के हर जनसभा में कहते थे काला धन ले आना है। अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं, अब बोल भी नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार पिछले 5 सालों में यहाँ जमीनी धरातल पर कितना काम की है? जो काम किए वो लोग सब देख रहे हैं, कितना हुआ कितना आप सर प्रभावित हैं या नहीं है? जो वादा किए थे उस वादे का क्या हुआ? 15 लाख रुपया सबको दे रहे थे, उसमें कितना दिए यही बता दें। काला धन आया नहीं आया उस पर भी सर गरीबों को तो 2-2 हज़ार रुपये बीजेपी बोल रही कि हम दे रहे हैं। हाँ तो अब देना शुरू किया, आखिरी में जब जाने का वक्त आ गया है वोट के लिए। जी समझ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं हमसे लेकिन समझ रहे हैं क्यों जल्दीबाजी है। बजट के पहले में से 18 दिसंबर 18 में लागू कर दिए, तब दिसंबर 18 में ही बोल देना था। बजट में लाने की क्या जरूरत थी? आखिर में जब अपना हर जगह से देखे 3 जगह सरकार उनकी चली गई तब इस पर विचार किए कि अब ले आओ कुछ करो, तो वही किए जो सबके सामने है। अच्छा सर, ये जो गठबंधन हुआ है सपा बसपा का, इससे बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब वो तो अब मीडिया वाले खुद जोड़ रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों का वोट जब इकट्ठा कर दे रहे हैं तो खुद सबको समझ में आ जा रहा है क्या, वो तो सामने आएगा। अच्छा पिछले 5 सालों में शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है सर? शिक्षा विभाग में तो हुआ है, पठन पाठन थोड़ा और सही हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों कागज में है, मौके पे नहीं है। जैसे बार बार बहुत सारी चीज़ें जो कही जा रही हैं आंगनबाड़ी के लिए और सारी प्राइमरी स्कूल में जो योजनाएं चल रही हैं धरातल पे नहीं है, कागज में ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, मौके पे नहीं है वो चीज़ें। अच्छा किसे प्रधानमंत्री इस बार बनाएंगे सर? जो जीत के जिसके सांसद आएंगे वो प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसके ज़्यादा रहेंगे, जिसकी बहुमत रहेगी वो बनेगा। वो तो जनता के हाथ में है ना। जहाँ अखिलेश और दिनेश लड़ रहे हैं तो यहाँ पे कैसा माहौल रहेगा, कौन जीत सकता है, इसमें आप कुछ बताएंगे सर? अब सारी पार्टियों के कैंडिडेट आ जाए, अभी तो 2 ही का पता चल रहा है। वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ सर। जी तब नॉमिनेशन हो जाए तो देखा जाए क्या है। अभी तक तो हमारे हिसाब से अखिलेश यादव बम्पर वोटों से जीतेंगे। पिछला दोनों वोट जोड़ लीजिए, देखिए क्या पोजीशन बनती है। ओके सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? गिरीश चंद यादव। क्या करते हैं सर आप? अध्यापक हैं, यहीं पर पढ़ाते हैं। अच्छा जी। आप बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में कितना प्रभावित है सर? देखिए बीजेपी का तो बहुत कुछ अच्छा रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह जो है कि मामला भी फेल है। अच्छा जैसे हम लोग तो मान लीजिए कभी यहाँ से निकलते हैं तो जैसे तहसील का कोई काम आ गया, कोई थाने का काम आ गया, कोई जिले के ऑफिस में कोई काम आ गया, तो वहाँ पर बिना लेखपाल और जो उससे बड़े अफसर हैं बिना पैसा की मांग के वरासत है या खसरे की नकल है या सेक्रेटरी से भेंट करना है तो सेक्रेटरी भी गाँव में नहीं मिलता है, उसको भी 10 बार दौड़िए तो मिलता है। और तो क्या इसके पहले जो सरकारें थीं उसमें वो घर पे मिल जाते थे या ऑफिस में मिल जाते थे सर? पहले जब हम लोग जाते थे, अभी अखिलेश सरकार में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एक योजना चलाए थे कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना, जिसमें आजमगढ़ से जो भी 20-25 लोगों का चयन हुआ था उसका टाइम से ब्याज का पैसा आ जाता था। और आज की सरकार जो है बजट का पैसा, जो ब्याज का जो पैसा वो टाइम से नहीं दे पा रही है और लोगों को चक्कर काटते काटते जो है एड़ी घिस जा रही है। लेखपाल सुन नहीं रहा है तहसील में, तहसीलदार और जो संबंधित अधिकारी हैं। तो आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार जो, आप मेरा प्रश्न तो सुन लें सर,
पिछले 5 साल में जो मोदी सरकार रही है इसमें भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा है, ये बताएं सर। भ्रष्टाचार तो बढ़ा है। अच्छा, क्योंकि मुझको जो है अखिलेश सरकार में कहीं से भी भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया, कहीं से। वही लेखपाल जो है सर, पुलिस की भर्ती हो रही थी, बात मेरी सुन लीजिए। सुनिए, वही अखिलेश सरकार में जहाँ तक हमारी पकड़ है, दौड़ है, जिन ऑफिसों कार्यालयों में हम गए, कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं थी पैसा मांग ले, बाबू मांग ले और कोई चपरासी मांग ले। आरोप है कि जब भी बीजेपी की सरकार होती है प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। तमाम नेता आ जाते हैं। ठीक है, अभी गुंडागर्दी की जो बात कर रहे हैं आप, तो अभी निकलता था, हम लोग पढ़े थे इसमें पेपर में कि एक सांड भैंसा को लेकर के, गोरक्षा को लेकर के जगह जगह मारपीट हुई और उसमें लोग मारे भी गए। कौन लोग मारे पीटे? वो कौन गुंडागर्दी? मतलब ये कौन गुंडा थे? वो सपा के गुंडे थे या भाजपा या कांग्रेस बहुजन के थे, आप जानते होंगे। लेकिन भ्रष्टाचार पर हम लोगों ने योगी सरकार को समर्थन दिया था, हमने वोटिंग किया था, यादव होते भी। ये मत समझिए कि यादव है तो उनको वोट नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने बड़ी उम्मीद से वोट दिया था। लेकिन उनकी एक योजना भी, चूंकि संकल्प पत्र में उन्होंने दिया था कि किसानों का कर्जा पहले माफ़ करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ उम्मीद हम लोग को बधी थी कि आगे भी काम किया जाएगा उनके समर्थन में। लेकिन इधर जो 1.5 साल से ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, टाइम से बजट नहीं आ रहा। अभी देखिए 50% का DA का भुगतान साल भर अखिलेश के ज़माने से लागू था, अभी तक नहीं आया। बजट नहीं इनके पास है, विकास कहाँ से करेंगे? काफी असंतुष्ट हैं। बिल्कुल असंतुष्ट है भाई। हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं, तो कुछ उम्मीद से बात कर रहे हैं ना कि कुछ निकलना चाहिए। हमने वोटिंग किया था, यादवों का गांव है, अकेला झंडा डंडा लेकर के खड़ा होकर के भाजपा को वोट दिलाया था। देता हूँ, काहे लिए देता हूँ? अखिलेश नहीं प्यारे हैं। लेकिन जहाँ तक निरहुआ और उनकी बात करें अखिलेश की, तो निरहुआ मोदी जी का ढाल लेकर के आए हैं वोट मांगने के लिए। और अखिलेश स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने काम किया। जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने चीनी मिल की बात किया। इस बार किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे सर आप? प्रधानमंत्री तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि जिसकी बहुमत होगी वो बनेगा। हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन सांसद बनाएंगे। आजमगढ़ से सांसद बनाएंगे श्री अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका सर और क्या करते हैं आप? जगतपाल सिंह, भाजपा नेता। अच्छा, आप भाजपा नेता भी। सर, वो तमाम आरोप लगा रहे थे, इस पर आप क्या राय दे रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, और इनसे पूछिए कि कितने गुंडे बाहर हैं और कितने गुंडे अंदर हैं। भाजपा सरकार आने के बाद कितने गुंडों का काउंटर हुआ और कितने गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए। सपा सरकार में अगर आप अपने जेब में 500 1000 रुपये लेके चलते हैं तो आप सुरक्षित नहीं रहते थे। और भाजपा सरकार में देख लीजिए, सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग आराम से चल रहे हैं। और गुंडे जितने थे बेल तुड़वा के या तो जेल चले गए या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए। सर, क्या बात है, इस बार चुनाव हो रहा है, इसमें आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे सर? हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे विकास। नोटबंदी, GST इस बार गायब नजर आ रही है। नहीं, GST इसको उपलब्धियों में आप लोग नहीं ले रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो ये मुद्दा दे करके और कह रहा हो कि हमें वोट दे दो। नहीं, विकास जब किए हैं तो उसी पे बात करेंगे ना। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। नहीं तो GST, हाँ, नोटबंदी, इस पर क्यों नहीं बीजेपी वोट मांग रही? नहीं तो उसी पे मांग रही है ना, विकास पे ही GST नहीं, GST आरोप है। नहीं, GST भी तो एक मुद्दा है। बिल्कुल सर, GST मुद्दा है। GST के थ्रू हमारे सरकार का खजाना भरा गया है, तो उसी के थ्रू न विकास हो रहा है। जो पैसा टैक्स का आता है, जैसे किसी काम में लगाया जाए, चाहे कोई योजना चालू की जाए, उसी टैक्स के पैसे नहीं चलता है। अच्छा सर, ये सपा बसपा के गठबंधन से बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, सपा बसपा के गठबंधन से हमको तो नहीं लगता कि नुकसान होगा, क्योंकि पिछले बार जब ये दो धुर विरोधी पार्टियां अपने में एक दूसरे में आपसी में बहुत काटना मरना करते थे, आज क्या मुसीबत आन पड़ी कि दोनों एक जगह खड़े हैं। आज सीतापुर की घटना पता चली है कि वहाँ पे सपा बसपा कार्यकर्ता आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया। सर, जूते तो आपकी पार्टी चला रही है, जूते तो आपकी पार्टी के लोग चला रहे हैं, आपस में सांसद विधायक गिर जा रहे हैं संत कबीर नगर में। ताज़ा उदाहरण है सर। ठीक है, तो उनका आपसी कोई विवाद रहा होगा। और वैसे ही उनका भी तो रहा हो सकता है। नहीं तो आपसी विवाद तो भारत के इतिहास में, भारत क्या मैं पूरे विश्व के इतिहास में बोलता हूँ कि चीर हरण करने वाली महिला जिसको भाजपा सरकार ने बचाया था, भाजपा उस समय सरकार भी नहीं थी, सपा सरकार थी, और भाजपा के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था। चीर हरण करने वाली
पार्टी के साथ खड़ी है और चीरहरण से बचाने वाली पार्टी के खिलाफ खड़ी है। भारत की पहली महिला माननीय मायावती जी। अच्छा जी। अच्छा सर, क्या राम मंदिर मुद्दा सिर्फ सरकारें बनाने के लिए ही होता है? नहीं, सरकारें बनाने के लिए नहीं होता। हमारे मुद्दे में कभी राम मंदिर मुद्दा आया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जब उस पर फाइनल डिसीजन लेगा तो हम राम मंदिर बनाएंगे। अगर राम मंदिर मुद्दा हमको बनाना होता तो जैसे SC ST पे रातों रात कानून बना, वैसे हम राम मंदिर पे भी कानून बना सकते थे। देश में बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा क्या हुआ सर? कितना प्रभावित कर पाई है आपकी मोदी सरकार? अब वो तो नौकरी पा ही रहे हैं लोग। सर उसमें कितना प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर कैसे जागरूक हुए हैं लोग ना। सर कितनी बेरोजगारी कम हो गई है, ये तो आंकड़े होने चाहिए ना सर। ये तो आंकड़ा सरकार बताएगी ना, ये आंकड़ा सरकार बताएगी, हम नहीं बता पाएंगे, हम इसमें असमर्थ हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आप सर अपना नाम बताएं, क्या करते हैं सर? मैं सुफियान खान कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव हूँ आजमगढ़। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। क्या लगता है सर यहाँ क्या स्थिति रहेगी? आप लोग पहले तो ये बता दें, आप लोग कहाँ वोट करने वाले हैं सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, मैं सबसे पहले बता दूं, देखिए हमारा जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं खड़ा करके पहले से तय था। वजह थी कि अमेठी और रायबरेली में कभी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया, तो ये पहले एक परंपरा है। तो हमारा जाहिर सी बात है, हमारा वोट वहीं जाएगा जो बीजेपी को हराएगा। तो बीजेपी को हराने वाले यहाँ अखिलेश यादव ऑलरेडी मौजूद हैं। सामाजिक समीकरण के हिसाब से 70% से ज़्यादा वोट अखिलेश यादव पा जाएंगे। तो हमारा वोट तो जितना भी है तो साइकिल पर ही जाएगा। महागठबंधन कर लीजिए। नहीं, हम कैसे मान लें सर? आप तो गठबंधन से बाहर हैं सर। ये तो गठबंधन से बाहर है। नहीं, हम गठबंधन से बाहर नहीं, हमारा इस सीट के लिए हुआ है कि यहाँ पर इस सीट के लिए हुआ है गठबंधन। किससे हुआ है सर? जैसे अब बताइए, अमेठी में या रायबरेली में, वहाँ पे तो समाजवादी पार्टी नहीं अपना प्रत्याशी लड़ाई, वो किसको वोट देगी? वो स्वाभाविक रूप से ये जितने लोग हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा को हराने के लिए ही, जो भाजपा को हरा रहा है, तो यहाँ ऑलरेडी अखिलेश यादव हरा रहे हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी हरा रही हैं। तो ये नई चीज़ नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन की बात करती है, मैं ज़रा याद दिला दूं अपने मित्र को कि कल्याण सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को दफन कर दूंगा। उमा भारती ने कहा था कि भारत जलाओ पार्टी है। और वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो चीज़ें क्यों भूल जाती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जितने देशद्रोही पार्टी है, इन्हीं के हिसाब से जितने लोग हैं, जो जैसे नागा पीपुल फ्रंट है, वो कहते हैं कि हमारा अलग देश बनाओ। इस तरह से लगभग 7-8 पार्टियां के समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को। पूरे देश में 43-44 दलों का इनका गठबंधन, और ये सपा बसपा के गठबंधन पे तंज मार रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये बहुत ही हास्यास्पद है। आपको क्या लगता है कि इस बार आप लोग जो है कितनी सीटें गठबंधन निकाल लेगी? आपका अपना क्या आंकड़ा बोलता है? देखिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। हाँ, ये तो दहाई में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, हाँ, दहाई में नहीं। इतने विश्वास से आप बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ चुनाव जो है जातिगत समीकरण कहिए, चाहे जो भी पिछला रिकॉर्ड आप देख लीजिए, समीकरण से चुनाव जीता जाता है। सर क्या समीकरण तो ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी ने यहाँ काम नहीं किया क्या यूपी में? या अलग से फिर वो अलग से पैकेज अन्य राज्यों के लिए दिया हो, यहाँ ना दिया हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई काम अगर किया होता तो दिखता ना। सर डिजिटल इंडिया दिया उन्होंने। डिजिटल इंडिया दिया। हाँ। शौचालय दिया उन्होंने। आधार कार्ड उन्हीं की देन है। नहीं, आधार कार्ड उन्हीं की देन थोड़ी है। किसकी देन है सर? ये पिछली जो सरकारें थी, देखिए मैं नहीं कहता हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जैसे जो पुरानी योजनाएं हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई काम अगर कोई सरकार पास करके जाती है, समझ सरकार अगर उसकी हट गई तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये लागू कर दिए। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी फिर भी रोड वगैरह तो बन रहे हैं ना सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, रोड तो देखिए कुछ ये लोग बनाए, लेकिन और जितने ज़्यादा 70% से ज़्यादा पुराने रोड हैं। देखिए वो आधे ज़्यादा बन चुके थे। कुछ का ये उसने ज़बरदस्ती लोग शिलान्यास कर दे रहे हैं उस पर भी चुनाव के वक्त। ये शिलान्यास करने में सबसे आगे हैं, और दूसरे पे सवाल तो करते हैं, जवाब जब देंगे तो भाग जाएंगे। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है। और जैसे कहते हैं कि राहुल गांधी बेल पे हैं, अरे अमित शाह तो देश का तड़ीपार था। सबसे बड़ा आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तड़ीपार है। बताइए तड़ीपार क्या कहते हैं?
तड़ी पार का मतलब यही होता है कि चलो भाग जाओ यहाँ से, तुमको इस इलाके में दिखना नहीं है। यही नहीं तड़ी पार का मतलब होता है कि तुमको गुजरात में। सर अभी ये मुद्दा चला था कि मैं भी चौकीदार हूँ, फिर आपके राहुल गांधी कहते हैं कि देश का चौकीदार चोर है, कि मुद्दे यही होने चाहिए। बिल्कुल, मैं इन चीज़ों के व्यक्तिगत रूप से चाहे किसी, मैं नहीं चाहता कि इस तरह कोई भी बातें करें, लेकिन ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया ना। नहीं, फिर भी ये मुद्दे तो ये नहीं होने चाहिए ना सर। मुद्दे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हम भी कह रहे हैं। तो मुद्दे तो यहाँ पाकिस्तान का हो रहा है। विकास की बात करिए ना, जो आपने सड़कें बनाई बताइए ना, जो कुछ आपने किया है आप ईमानदारी से बताइए। तो आप उस चीज़ से तो भाग जाते हैं, कभी गाय की बात करेंगे तो कभी गोबर की बात करेंगे। भाई साहब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की आखिर राहुल गांधी के पर्चे दाखिले में क्यों पाकिस्तान के ही झंडे लहराए जाते हैं? हमारे भारत के झंडे नहीं है भारत में। जैसे झंडे की बात करते हैं, आप जब देखेंगे कि कोई भी पाकिस्तान का विरोध करना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विरोध करते हैं तो हरे झंडे उनके पास कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से लेकर आते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज़, जिस हरे झंडे की बात करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखो ना, आधे से आधा उनका तो हरा था, हरा ही सिंबल था, तो क्यों इसको हटा दिया? वो इस बार आम जनता से जुड़ा हुआ कौन सा अहम मुद्दा आपके घोषणा पत्र में होगा, या आप किस एजेंडे पे चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। उन्होंने नौकरी की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, और किसानों एक मिनिमम आय, जैसे जो कुछ एक अलग से मिनिमम आय निर्धारित कर दिए। मेरा नाम महमूद अहमद है, मैं टीचर हूँ। यहाँ जो गठबंधन हुआ है यूपी में, उसमें मुझे लगता है गठबंधन सबसे आगे पार्टी रहेगी। अच्छा। और कांग्रेस के भी कुछ सीट्स आएंगे, और कांग्रेस और गठबंधन अगर सब मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये 50 के ऊपर जाएंगे। अच्छा। हाँ, और बाकी में भाजपा 20-25 रहेगी। भाजपा का यहाँ हालत ख़राब है यूपी में। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जितना काम किया है, उससे कितना प्रभावित हैं आप? मोदी जी काम तो जितना करना था वो कर ही नहीं पाए। जो वादा, वही बार बार आता है, वादा उनका जो था उस पर हर जगह फेल होते गए। अच्छा। कुछ काम किया होगा, हम नहीं उसको डिनाई करते हैं। सड़कें बनी हैं, बिल्कुल बनी हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनका वादा था वो पूरा नहीं हो रहा है। तो इस बार अगला प्रधानमंत्री कौन रहेगा सर? अगला प्रधानमंत्री तो वही होगा जिसको जनता बनाएगी। जी, जो जनता ज़्यादा सीट्स देगी जिसको, वही बनेगा। चलिए, धन्यवाद सर। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं मिर्ज़ा नूर बेग, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप देख रहे हैं कि देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन मुद्दों पे बहस हो रही है, क्या यही मुद्दा होना चाहिए या आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए सर? देखिए भाई, सबसे बड़ा हिंदुस्तान में अगर कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी पर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी वो नहीं बहस कर रहा है। सब बिला वजह की बहस कर रहे हैं बेरोजगारी पर। न हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, न हमारे राहुल जी बोल रहे हैं, न हमारे कोई नेता बेरोजगारी पर बोल ही नहीं रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर है हिंदुस्तान का तो बेरोजगारी का है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जिस पर कोई भी सरकार हो, कोई नहीं बोल रहा था। कोई भी सरकार हो, लेकिन यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है कि बेरोजगारों की हालत में हम सुधार करेंगे। नहीं, एकदम नहीं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कंडीशन होगी यहाँ के चुनाव में, आपके सदर लोकसभा में, और देश के प्रधानमंत्री के लिए कौन सही रहेगा सर? देखिए भाई, अखिलेश जी तो उम्मीद है कि 80% वोट पाएंगे, और निरहुआ जो है वो भी वोट पाएगा, लेकिन जमानत बच जाएगी। यही सर, ये भी तो हो सकता है जैसे अखिलेश यादव, वो भी यादव हैं, दिनेश यादव वो भी यादव हैं, तो यादव वोट बैंक तो बंटेगा ना सर? नहीं बटेगा नहीं, इसलिए कि उनको जो है यादव अपना वोट नहीं देगा। यादव बहुत दिनेश यादव को। अच्छा। जी, यादव बहुत ही चालाक कौम है। वो देखती है कि कौन जीतता है, उसी को वोट देती है। अच्छा। पिछली बार देखिए मुलायम सिंह के उसमें उनके अगेंस्ट जो थे रमाकांत यादव थे। रमाकांत यादव को देखते हुए, रमाकांत यादव बहुत ही अच्छे लीडर थे आजमगढ़ के, लेकिन उसके बाद भी जनता ने उनको वोट नहीं दिया, मुलायम सिंह को वोट दिया।
लेकिन सर ये भी जाना जा सकता है, यहाँ पे पूरा इतिहास गवाह है कि मुलायम सिंह यादव किस कंडीशन में यहाँ जीत हासिल किए हैं। सरकार उनकी थी जिसे आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन रमाकांत ने के मुकाबले मुलायम सिंह को लोगों ने पसंद किया और उनको वोट दिया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? मोहम्मद। क्या करते हैं आप? टीचर है सर। शिक्षक हैं। जी जी। देश में वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था कैसी रही सरकारों में और अब की सरकारों में कुछ फर्क नजर आया? शिक्षा व्यवस्था में सरकार ने तो कुछ काम किया है कि उसको सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन प्रयास तो सारे लोग करते हैं। और जहाँ तक नकल की बात है, नकल को तो गवर्नमेंट ने रोका है, नकल पे लगाम लगाया है गवर्नमेंट ने, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी जगह जगह से क्या हुआ है कि अब जो नकल 1000, 2000, 500 रुपये में होती थी, अब वो नकल 20-25 हज़ार रुपये में इस वजह से हो रही है क्योंकि अब घर पे कॉपी लिखी जाती है। जैसे यहीं बगल में ही अभी 35 मालटारी में यहीं पे करीब में कोई विद्यालय था, उस विद्यालय में अलग से कोई बीजेपी के लीडर हैं, उनके घर में कापियाँ मिली और लिखते हुए सारे लोग मिले। तो इस तरीके से हम नकल होती है, यानी जो 2000 रुपये में 1000 रुपये में होती थी उसी का थोड़ा सा बढ़ा करके ब्राट कर दिए हैं, बस उसका रेट बढ़ गया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अब हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार किसी विभाग से ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं बगैर पैसे के कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप एक काम लेकर के जाइए। आपको क्या लगता है पिछली सरकार और इस सरकार में बढ़ा है भ्रष्टाचार या कुछ कम हुआ है? इस सरकार में राजनीति जो है, थोड़ा सा जो नेता होते हैं, बड़े नेता, बड़े लीडरों की थोड़ा सा सुनी कम जाती है, यानी अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं। तो जो रेट जो वहाँ पे पैसा दे करके या दबाव से जो लोग काम करवा लेते थे, अब दबाव नहीं चलता, अब सिर्फ पैसा दे दीजिए आपका काम हो जाएगा। यही भ्रष्टाचार में थोड़ा सा अंतर आया है, जो आया है। अच्छा जी। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाया। अंकुश नहीं लगा है कहीं पे। और जहाँ तक मामला था कि हम आएंगे तो ये गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे, गुंडा राज ख़त्म होगा, सारी चीज़ें ख़त्म होगी, इसके लिए तो योगी सरकार ने काम किया है जो दिखाई दे। यानी क्या किया इन्होंने, तमाम गुंडों को मरवा दिया। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए एक चीज़ और हुआ है कि उन्होंने तकरीबन 22,000 लोगों के मुकदमे वापस ले लिए। ये किस तरीके से बताइए? मान लीजिए पावर है, अधिकार है, सारे लोग कहते हैं कि अब क्या किया गया है, ख़त्म, गुंडा राज ख़त्म हो गया। जाहिर सी बात है, जब हम आपके ऊपर कोई एक्ट है, कोई चीज़ लागू हुई है, उसको हम वापस ले लेंगे तो जाहिर सी बात अब हमारे ऊपर कोई केस ही नहीं है। हम चाहे जैसे बरी हो गए, मुद्दों आपने उससे बरी हो गए तो सारी चीज़ें। क्या स्थिति रहेगी सर यहाँ पे क्या कंडीशन होगी लोकसभा के चुनाव में, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो जिसके ज़्यादा सांसद होंगे, लेकिन जो अब की बार कंडीशन है जिसकी भी होगी, कोई पूर्ण बहुमत में बनता नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बेहतरीन स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसमें निरहुआ एक ऐसा कैंडिडेट लेकर के आए हैं कि जिसकी अगर कभी भी कोई फ़ोटो उनकी अगर देख ली जाए, किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन उस पर प्रभावी होगा, ये सारे लोग देख सकते हैं। उनकी मतलब कि निरहुआ कलाकार है, लेकिन वो जो काम करता है, उसके जो गाने और सारी चीज़ किस चीज़ के लिए जाना जाता है बेटी बचाओ वाले में, उसको थोड़ा सा आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। नहीं सर, वो एक कलाकार है, उनका तो काम है ना सर। अरे वो काम है, जाहिर सी बात, बहुत सारे कलाकार हैं, कलाकार सारे कलाकारी दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मतलब दायरे में हो करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सारी चीज़ कलाकारी दिखाई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा सकती, अश्लील चीज़ों से थोड़ा सा बच करके अगर दिखाएं वो भी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम और क्या करते हैं सर आप? देवव्रत राय, सहायक अध्यापक है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं। सर वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं उससे आप कितना, पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने जो काम किया उससे कितना प्रभावित है सर, और यहाँ पर सदर लोकसभा की लड़ाई कैसी रहेगी? भाजपा के पिछले 5 साल के कार्यकाल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में बहुत ही बढ़िया अभूतपूर्व काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि बार बार पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना चलाई जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और पिछले साल अक्टूबर का आंकड़ा है, करीब उसमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस लोन से फ़ायदा मिला है।
ये लोग इन लोन इस तरह के लोन को लेकर रोजगार के ही कुछ न कुछ किए होंगे, जाहिर सी बात है। तो प्रधानमंत्री ने रोजगार देने की बात की थी। नौकरियां, कोई रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, किसी भी तरह से अपनी आजीविका चलाना और व्यवसाय करके आगे बढ़ना। ठीक है। विपक्ष आरोप लगाते हैं कि अब ये पकौड़े तलने की बात भी एक रोजगार के रूप में ले रहे हैं सर, इस पे क्या कहना चाहिए? पकौड़ा तलना भी एक तरह का रोजगार है। हमारे नज़दीकी बाज़ार में एक पकौड़े तलने वाली दुकान है, वो यहाँ के सबसे अच्छे लोगों में, सबसे अच्छा पैसा कमाने वाले लोगों में उसकी गिनती होती है। जीएनपुर में कन्हैया स्वीट्स करके है, एक दुकान है, और वो बहुत ही अच्छा रोजगार चल रहा है। तो रोजगार को किसी भी तरह के रोजगार को छोटा नहीं समझना चाहिए, हम यही कहेंगे। क्या 2 करोड़ नौकरियां देने का जो बात कही गई थी, तो क्या ये पकौड़े तलने का ही रोजगार था क्या सर? 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन जो मुद्रा योजना में मिला है, वो पकौड़े तलने के लिए सिर्फ नहीं मिला है। आप किसी भी तरह का रोजगार कर सकते हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाना चाहें, चाहे हेल्थ केयर में जाना चाहें, किसी भी तरह का आप रोजगार कर सकते हैं। रोजगार के लिए दिया गया है और रोजगार को बढ़ाने के लिए इस तरह का काम किया गया है। तो आप लोग कहते हैं कि 70 साल, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में बेरोजगारी कितने % कम हो गई? सर देखिए, हम आंकड़ों पर नहीं जाएंगे। अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो हमारे पास इतनी आंकड़ा है कि करीब 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पिछले साल ही मुद्रा योजना दी जा चुकी है। और 2 सर दी गई है ना, लेकिन बेरोजगारी कै % कम हुई है, ये सवाल है मेरा। बेरोजगारी का कोई ऑथेंटिक आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं, आज तक सरकार ने निकाला ही नहीं है। नहीं, हमने इसकी तरफ कभी देखा नहीं कि इसका आंकड़ा क्या है, लेकिन सरकार ने निकाला होगा, ज़रूर निकाला होगा, और उस पर कुछ न कुछ रिसर्च होगा। अगर अगली बार आप मिलेंगे तो इस पर ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन हमारी नज़र में बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर हुई है इस समय। हमारे समय में हमें याद है, आज से करीब 12 साल पहले हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और दिल्ली में प्राइवेट नौकरी किया करते थे। तब 10 से 12 हज़ार की नौकरी करने के लिए या 8 हज़ार तक की नौकरी करने के लिए महानगरों का रुख करना पड़ता था। लेकिन हमारे गांव से आज 10, 12, 15 लोग हैं, करीब आजमगढ़ में ही उनको रोज़गार मिला है और 15 से 20 हज़ार रुपये आजमगढ़ में सैलरी मिल रही है। अपने घर से आराम से जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो रोज़गार में तो हम मानते हैं कि रोज़गार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लोगों को रोज़गार उपलब्ध हुआ है। हाँ, जिसके मूल में छुपा हुआ है, उसे विरोध करना है तो वो विरोध करेगा, उसके अपने अलग मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को वो बताएगा ही नहीं। मुद्दा कुछ और बताएगा, वो जो मुद्दे हैं ही नहीं, उन्हीं मुद्दों को बताएगा वो। ठीक है, लेकिन हमें तो लगता है कि बेरोजगारी। सर पिछली बार आप विकास के मुद्दे पे आए थे यहाँ पे, और विकास आपने किया। आपने अपनी योजनाओं में नोटबंदी, GST भी रखी थी। बिल्कुल। इस बार बीजेपी क्या बात है अपनी उपलब्धियों में नहीं गिन रही है कर? नहीं, हम बीजेपी की, तो क्या इसको क्या पास मान लें या फेल? बीजेपी की हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे। काला धन पे और तमाम मुद्दों पे भाजपा ने बात किया था, और हम यह मानेंगे कि उसने बहुत ही बेहतरीन अभूतपूर्व कार्य किया है। खासकर जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो आरोप इस तरह का लगा रहे हैं, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बेल पर चल रहे हैं, जमानत पर हैं, और उनकी नेशनल हेराल्ड के मामले में आज भी जमानत पे हैं। सर ये तो आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि वो खुद तड़ी पार हैं। वो जमानत पे नहीं है ना, तड़ी पार तो वो कुछ भी। देखिए, हम अगर उनके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है, कोई प्रमाण पत्र है कि वो बाहर कर दिए गए तो बताइए। अगर नहीं है, वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं कोर्ट से, मोदी जी भी और अमित शाह भी। इस तरह का आरोप लगाया गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के समय में ही बाइज्जत बरी भी हुए हैं। तो हमारी न्यायपालिका जब तक किसी को दोषी नहीं ठहराती है, तब तक हम उसको दोषी नहीं मान सकते हैं। मुकदमा चलने का मतलब वो दोषी नहीं हो गया। सर इसी पे कांग्रेस के तमाम लोग बाहर हैं जमानत पे। कांग्रेस के तमाम लोग पकड़े गए कांग्रेस के कार्यकाल में ही। कांग्रेस के सांसद विजय माल्या आज गिरफ्त में है। दूसरे देश में भागने के बाद भी आज चौकीदार की चौकीदारी इतनी भारी पड़ रही है कि ये लोग पहले इसी देश में चोरी करते थे, खाते थे, इसी देश में रहते थे, भागते नहीं थे। आज ये लोग भाग के जा रहे हैं, वहाँ से भी पकड़ के लाए जा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा चौकीदार प्योर है, सशक्त है और पूरी तरह से तैयार है इन लोगों को पकड़ने के लिए। अगर ये लोग भागेंगे तो बचेंगे नहीं। सर बता रहे हैं कि विजय माल्या और ये वो अडानी, नीरव मोदी, ये देख लीजिए, ये लोग ये देश का पैसा लेके भग गए। आरोप है, आप पर आरोप है कि ये लोग देश का पैसा लेकर के भग गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नीरव मोदी और विजय माल्या, जिसमें से विजय माल्या कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे, चाहे वो जैसे बने हो, पैसे देके बने हो, चाहे ईमानदारी से बने हो, मैं नहीं पता, लेकिन कांग्रेस से सांसद थे। ये लोग भगे हैं भाजपा की सरकार में, ये हम मानते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न्यायपालिका नहीं है, न ही पुलिस के अधिकारी हैं कि वो किसी को भी जाके पकड़ सकते हैं। कोई भी काम होता है कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, उनके ऊपर वारंट इशू होगा, उसके बाद उन्हें रोका जा सकता है। ये बड़े कारोबारी थे, इनका कारोबार विदेशों में भी चलता था, अपने देश में भी चलता था। ये डेली रूटीन था इनकी ये विदेश जाते थे, डेली आते जाते थे। तो इस बीच में वो कब जाके विदेश बैठ जाएंगे इसकी किसी को भनक नहीं थी, जाके बैठ गए। लेकिन इसके बाद भी देखिए कि हमारा चौकीदार कितना स्ट्रांग है कि वो विदेश में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी पकड़ करके जेल में डाल दिए गए हैं। सर यही तो बात है, यही हमारे प्रधानमंत्री को सबसे यूनिक, सबसे अलग बनाती है कि वो विदेश में, अब लोग कहते थे विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम में क्या कर रहे हैं, उसका यही जवाब है। देखिए विदेश घूमकर उन्होंने क्या किया, विदेश घूमकर उन्होंने यही किया कि विदेश में भी नीरव मोदी को और विजय माल्या को गिरफ्तार करवा दिया और पकड़ के ला रहे हैं। मिशेल को भी पकड़ के लाया गया है। इस पे अगस्ता वेस्टलैंड पे उन्होंने जवाब दे दिया है कि जो तो दोनों कोड वर्ड थे, एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब बता दिया गया कि एपी का मतलब अहमद पटेल होता है, आरजी का मतलब राहुल गांधी होता है। अब ये लोग परेशान तो होंगे ही, इन्हें पता है कि अगले 5 साल में अगर भाजपा सरकार रह गई तो इन्हें जेल में जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। और जो खुद चोरी के आरोप में जेल में बंद है या जेल के बाहर है जमानत पे, वो खुद ही वही चोर कर रहे हैं। किसी ईमानदार आदमी को कोई परेशानी नहीं है। आप चौकीदार की बात करते हैं और वहीं पर विपक्ष आरोप लगाता है कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आता है, कैसे बम ब्लास्ट हो जाता है। वो चौकीदार कौन पहरे पे था उस वक्त कि ये देश के अंदर इतना बड़ी दुर्घटना होती है और कोई ध्यान नहीं दे पाता है। देखिए 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है। इस देश में देश को आज़ाद हुए करीब 70 साल से ज़्यादा हो गया। 47 में देश आज़ाद हुआ था, तब से आज तक पाकिस्तान के लोग हमारे बॉर्डर पे बहुत सी सारी जगहें खुली हुई है जहाँ से वो लोग कहीं ना कहीं से एंट्री कर लेते हैं, आ जाते हैं। विदेश से सामान भी आता है, उसमें कहीं से एंट्री करते होंगे। उसी में कोई भी सिक्योरिटी सुरक्षा पर है, उसमें से किसी की चूक से वो अंदर आ गए होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस देश में ही रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका बचाव करते हैं। तमाम लोग वो पकड़े गए आतंकवादी, वहाँ पर उनके तार आजमगढ़ से खुले निकल के आते हैं। कौन है वो लोग? कौन है लोग? वो लोग जिनको इनसे हमदर्दी है। क्यों हमदर्दी है भाई? उनसे क्या है? उनसे आपका रिश्ता क्या है? आरडीएक्स कैसे आया उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। प्रतिदिन आतंकवादियों को मारा जा रहा है, नया कमांडर घोषित नहीं होने पा रहा है। एक सर के बदले 10 सर याद है? बिल्कुल। कितने लोग बचे और कितने लोग मारे गए, वो आंकड़े आप लेके देख लीजिए सर। एक के बदले 10 सिर लाने का बात की थी प्रधानमंत्री ने, और जिसको जो जैसी भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब देने का वादा दिया था। हमारे जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया है। जब इन्होंने घटना की है पुलवामा में, आर्मी का राजनीतिक सर मारा है, उनके घर में घुस के स्ट्राइक की है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खाते यहाँ के हैं, गाते वहाँ के। उनको सबूत चाहिए, उनको पाकिस्तान पे भरोसा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। अमेरिका ने कह दिया कि उनके सारे F-16 विमान सुरक्षित वापस आ गए। अमेरिका पर भरोसा है। अमेरिका की कंपनी है जो F-16 विमान बनाती है, लॉकहीड मार्टिन, जिस पे अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। वो कंपनी कभी नहीं चाहेगी, कभी नहीं कहेगी कि हमारा विमान धराशायी हो गया, वो भी 60 साल पुराने विमान से। उनकी सारी मार्केटिंग ध्वस्त हो जाएगी, इसलिए वो तो बचाव करेंगे। ठीक है सर, आप हम मानते हैं कैपिटन हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने उन्हें माकूल जवाब दिया था। और ये चौकीदार का 56 इंच का सीना ही था कि 2 दिन के अंदर उसी पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस किया जिसने कैप्टन कालिया की आंखें नोच डाली थी, शरीर को छत बिछत करके भेजा था। ये 56 इंच की ताकत ही है। मानते हैं? ये बात तो इंदिरा गांधी के लिए भी लागू होगी ना। उन्होंने कितने सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। हम इंदिरा गांधी को भी मानते हैं, इंदिरा गांधी को भी मानते हैं, राजीव गांधी को भी मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं मानते हैं। नहीं, राहुल गांधी मेरा सवाल ये है अगला कि क्या आर्मी पर राजनीति ठीक बात है? आर्मी पर राजनीति बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन जो जिस सम्मान के काबिल हो उसकी सम्मान का गुणगान तो होना ही चाहिए। सेना ने काम किया है, सेना का गुणगान होता है। अगर इंदिरा जी ने 71 में या जिस समय लड़ाई जीती थी तो उनका गुणगान होता है, उनको आयरन लेडी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके सरकार का यह फैसला था। फैसला सरकार लेती है, लड़ाई सेना लड़ती है। इसके पहले भी वही सेना थी, सैनिक मार के चले जाते थे। हेमराज का सर काट करके फुटबॉल खेला गया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने।
केवल कड़े शब्दों में निंदा की थी, बार बार निंदा की। लेकिन यहाँ पर ये सरकार आने के बाद निंदा नहीं की गई, किसी को बताया भी नहीं गया और रातों रात स्ट्राइक हो गई और उनको जवाब मिल गया। बालाकोट में आज भी वहाँ पे पत्रकार जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ पे जाके लाइव मीडिया लेने की, लाइव कवरेज लेने की परमिशन नहीं है। जो भी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ अब आप ये बताएं कि इस बार यहाँ की कंडीशन क्या होगी और प्रधानमंत्री कौन रहेगा? यहाँ की कंडीशन बिल्कुल ही क्लियर है, शीशे की तरह साफ है। प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। निरहुआ हो या कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई है लोगों की, आम जन की। कांग्रेस से किसी को उम्मीद रह नहीं गई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में सारे भ्रष्टाचार हुए और वही लोग अब आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री चोर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। क्या करते हैं सर आप? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिदीन है। मैं भाई साहब की 2-3 बात जो काटना चाहूँगा। विजय माल्या कांग्रेस का सांसद नहीं था। दूसरी बात, जो लोन वाली बात जो सरकार, बीजेपी सरकार बहुत उठा रही है, लोन इतना आसान काम नहीं है कि कोई गया बैंक से उठा लाया। उसमें इतनी औपचारिकताएं होती हैं, उसमें गारंटर होते हैं और गारंटी के तौर पे एक प्रॉपर्टी रखी जाती है जो गरीबों के पास नहीं रहती है। तो ये लोन ये खाली सिगुफा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बड़े लोग ही सिर्फ लोन ले पाते हैं जिनके पास कोई गारंटर है। गरीब के पास कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कोई गरीबों को तो एकदम इसका फ़ायदा ही नहीं हुआ लोन का, न इससे कोई बेरोजगारी कम हुई है। रही बात, गरीबों को तो स्कीम ही नहीं गरीबों को पता है। दूसरी बात ये, जो पाकिस्तान का मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री ने एक के बाद 10 सर लाने की बात कही थी, जबकि जस्ट इसी का उल्टा चल रहा है। हम पाकिस्तान का 1 सर लेके आ रहे हैं, वो हमारे जवानों का या हमारे देश के नागरिकों का 10 सर लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, इस 5 साल में बीजेपी की सरकार में कितना प्रभावित कर पाई है देश को, या वर्तमान में पिछले सरकार की अपेक्षा? क्या आप इसका निष्कर्ष निकालते, क्या आंकड़े होंगे कि विकास हुआ, कितना हुआ? इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, इनके 5 साल में थोड़ा सा अगर कहीं काम हुआ है तो शौचालय को लेकर के हुआ है, बाकी थोड़ा सा उज्ज्वला में हुआ है। बाकी जो मेन ढांचागत काम है जिससे देश का विकास हो, ढांचागत कोई काम इनकी सरकार में नहीं हुआ है। खाली लफाजी खूब जम के हुई है। और ये बड़े बड़े और टॉप 20 उद्योगपतियों के अरबों खरबों रुपए माफ़ कर दिए गए हैं और गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार का एक काम जो गरीब सवर्णों के लिए जिन्होंने 10% आरक्षण किया है, ये गरीब सवर्णों के लिए नहीं किया है, ये मध्यम वर्गीय सवर्णों के लिए किया है। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी 8 लाख से थोड़ा ही नीचे इनकम है, मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो ये कहाँ गरीबों के लिए हुआ है? इसमें ये होना चाहिए था कि 2 लाख तक की इनकम वालों को देते तो गरीब सवर्ण को फ़ायदा होता। ये 8 लाख इनकम तक वालों को देंगे, ये मध्यम वर्गीय सवर्णों को फ़ायदा है, न कि गरीब सवर्णों को फ़ायदा है। इसकी आय कम होनी चाहिए, 2 लाख तक होनी चाहिए थी जी। इस बार यहाँ लोकसभा के चुनाव में क्या कंडीशन रहेगी और अगला प्रधानमंत्री कौन सर? देखिए, जो भी होगा, मोदी जी तो नहीं आने वाले हैं, राहुल भी अकेले नहीं बनने वाले हैं, गठबंधन से ही कुछ होगा, कोई बनेगा। अकेले ना कोई बनने वाला है। और मोदी तो अपने गठबंधन के साथ भी नहीं आने वाले हैं, ज़्यादा चांस राहुल के हैं। रही बात जिला आजमगढ़ की, तो वो उनका गाना है, निरहुआ टिकल रहे, निरहुआ कहीं नहीं टिकेगा। मुझको उम्मीद है कि 5.25 लाख वोटों से निरहुआ हारेंगे। मैं ये आंकड़े के साथ कह रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव का वोट, गुड्डू जमाली का वोट जोड़ दीजिए। रमाकांत यादव 3.25 लाख वोट पाए थे, 75,000 उसमें यादव का वोट था। 3.25 लाख गुड्डू जमाली पाए थे, 3.25 लाख मुलायम सिंह पाए थे। तीनों वोट जोड़ने पे ये 7.25 लाख वोट हो जा रहा है। और रमाकांत के वोट से यादव का वोट निकालिए तो 2 लाख वोट बच रहा है। तो निरहुआ 2 लाख वोट पाएंगे, अखिलेश यादव 7.25 लाख वोट पाएंगे। 5.25 लाख वोट से जो है अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पे। यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है अखिलेश की जीत हार में। अखिलेश बिल्कुल एक तरफा 5.25 लाख वोट से कम चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद सर। सर, इस बार लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे क्या कंडीशन होगी और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री गठबंधन से ही होगा और अखिलेश यादव की जीत मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी आजमगढ़ से। पिछले 5 साल जो सरकार चली है और इसके पहले जो सरकार थी, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? आप कितने प्रभावित हैं? आप एक ग्राम सभा के प्रधान हैं। मैं बता दूं, ये जो सरकार वर्तमान में चली है,
इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने का काम किया है। सबसे बड़ी एक इस नाकामी कही जाएगी सरकार की, गुरिल्ला युद्ध जैसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दिया। ठीक है, आप फुल मेजॉरिटी में आए थे और मैं हिंदू भाई से, खासकर हिंदू भाई से कहना चाहता हूं अपने कि भाजपा की सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके और राम मंदिर का मुद्दे पे ला करके वोट लेना चाहती, राम मंदिर नहीं बनाना चाहती। सन 47 से बाबरी मस्जिद का मामला तो कांग्रेस भी कोई धुली नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलती है और बीजेपी हार्ड हिंदुत्व लेके चलती है। और इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये राम मंदिर बनाना चाहते, केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, अगर ये राम मंदिर बनाना चाहते तो राम मंदिर बना लेते, कोई मुसलमान विरोध करने नहीं जाता। और ना कोई मुसलमान सन 47 के बाद वहाँ इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, आप जाके पता कर लीजिएगा। तमाम हिंदू भाई ही जाके वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं की देवी देवता हैं, मुसलमान तो जा ही नहीं रहा वहाँ। लेकिन राम मंदिर न बना करके सिर्फ हिंदू भाइयों की भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी खेल रही है और हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा था उसको ख़त्म कर रही है। ये सबसे बड़ी एक विकास तो छोड़ दीजिए, जब हिंदू मुस्लिम आपस में रहेंगे नहीं तो विकास का मुद्दा लेके हम क्या करेंगे। इसीलिए इस सरकार को हटाना चाहिए और मैं ये चाहता हूं कि इसको हिंदू मुसलमान मिल करके इस सरकार को हटा दें। बेरोजगारी पे ये सरकार फेल है। इन्होंने जब नोटबंदी इन्होंने किया था तो इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से दाऊद इब्राहिम पकड़ के आएगा। आपको याद होगा फ्लश चला था, कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो जाएगी, जो हमारे आर्मी मारी जा रही है पाकिस्तान से वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप बता दीजिए कि जब से नोटबंदी हुई है, जीएसटी लगी है, क्या आतंकवादी घटना कम हुई? कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई और दाऊद इब्राहिम वापस आया? कोई वापस नहीं है, सिर्फ झूठी सरकार है, झूठा वादा कर। सर, मोदी सरकार ने कुछ तो काम किया है, जैसे डिजिटल इंडिया दे दिया, उसके अलावा उन्होंने शौचालय दिया, आवास दिया, इसके अलावा गरीबों के लिए तमाम योजनाएं भी चलाई हैं। तो आप प्रधान है कि इसका लाभ आपको कहाँ तक मिला है? मैं बता दूं आपको, डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, तमाम सरकारी कंपनियां तो डिजिटल बंद हो गई, BSNL बंद होने की कगार पे है। वो सिर्फ आज वोडाफोन और एयरटेल और जियो, ये 3 कंपनियां ही जो है ये चल रही हैं। आपकी जो सरकारी जितनी कंपनियां हैं सब बंद होने के कगार पे हैं। BSNL के सारे कर्मचारियों का वेतन बाकी है, पैसा नहीं मिल रहा उनको कि वो चलाएं। ये सबसे अहम मुद्दे, जो सरकारी चीज़ें हैं वो सारी बंद होने जा रही हैं। ये प्राइवेट सारी कंपनियां प्राइवेट जो मोदी के हक में जो बोलती हैं, ये डिजिटल इंडिया तो हुआ ही, सारे डिजिटल चैनल जो है वो भारतीय जनता पार्टी गुण गा रहे हैं, मोदी के गुण गा रहे हैं, यही तो डिजिटल इंडिया हुआ है। इस बार क्या लगता है आपको, यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है, अखिलेश लड़ रहे हैं और दिनेश लड़ रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सुपरस्टार ही हैं सर, क्या लड़ाई बनेगी और अगला प्रधानमंत्री? अब आपको क्या बताएं, आजमगढ़ राहुल संस्कृतायन की धरती है, आजमगढ़ अल्लामा सिबली की धरती है और निरहुआ एक ऐसा कलाकार मैं कहूँगा जो कि अश्लीलता फैलाते हैं। अच्छा। इस हमारी समाज में भद्दे भद्दे गाने, चाहे निरहुआ को ले लीजिए या भोजपुरी जगत के शायद 1-2 कलाकार निकाल दीजिए, तो सारे लोग ऐसे ऐसे गाने समाज में चल रहे हैं जो आप अपनी बहू बेटियों के साथ बैठ के देख नहीं सकते। ऐसे कलाकार को अखिलेश यादव के सामने लाया गया है। आजमगढ़ की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये धरती अल्लामा सिबली की धरती है, ये धरती राहुल संस्कृतायन की धरती है। ये थी आम जनता की राय, आप लोगों ने देखा, लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। कल फिर हाजिर होंगे नए लोगों के साथ, उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।